हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स में जो पेपर 9 है रिसर्च मैथोडोलॉजी का, उसी से एक टॉपिक जो हमने पिछले लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था अपने क्वेश्चनर के बारे में, जिसे प्रश्नावली कहते हैं। और पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली की मीनिंग, परिभाषाएं, उनके विभिन्न प्रकार तथा प्रश्नावली की विशेषताओं की चर्चा हमने की थी। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली की का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व, और उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे कि उसके लिमिटेशंस, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसका महत्व क्या है। प्रश्नावली क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुसूची की भांति ही प्रश्नावली भी जो एक तरह से प्रश्नों की एक निश्चित या आयोजित क्रमबद्ध सूची होती है और जिसका उद्देश्य जो होता है वो विषय से संबंधित या अध्ययन से संबंधित जो है प्राथमिक स्रोतों को संकलित करना होता है। और रिसर्च के पेपर के अंतर्गत या रिसर्च के अंतर्गत जो बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, उसमें से ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक जो है प्रविधि, वो प्रश्नावली है। और इससे के माध्यम से हम जो है तथ्यों का जो है संकलन कर इसका उपयोग हम तथ्यों को संकलन करने के लिए करते हैं। जिस अनुसूची की भांति ही यह भी यूज़ की जाती है। बेसिक डिफरेंस जो अनुसूची और प्रश्नावली में होता है कि जो प्रश्नावली के माध्यम से बड़े क्षेत्र में अध्ययन संभव हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि यह शिक्षित वर्गों पर इस प्रश्नावली जो है वो शिक्षित लोगों को भेजी जाती है या भरवाई जाती है, या शिक्षित लोगों पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अनुसूची जो था उसमें साक्षात्कार जो व्यक्ति होता है, अनुसंधान करता होता है, वो स्वयं जाता है और तथ्यों का संकलन करता है। लेकिन प्रश्नावली में व्यक्ति जो है वो प्रश्नों को डाक के माध्यम से एक अनुरोध पत्र के साथ वह सूचनादाता के पास भेज देता है और इस तरह से वह प्राथमिक स्रोतों को कलेक्ट करता है, जमा करता है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में इसकी डिफिनीशंस, इसकी जो विशेषता है, वो इसके कितने प्रकार हैं, इन सबों की चर्चा हमने अपने लास्ट क्लासेस में कर ली। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, इसके महत्व की चर्चा करेंगे कि जो रिसर्च में जो है प्रश्नावली का महत्व क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो अनुसंधान कार्य में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की जो प्रविधि प्रचलित है, उनमें प्रश्नावली प्रविधि जो है उसका एक अपना महत्व है, क्योंकि इसके कुछ गुण और जो तथ्यों को एकत्रित करने का जो इसमें जो गुण है, वो तथ्यों को एकत्रित करने का जो कार्य है, उस कार्य को सरल बना देते हैं, इजी बना देते हैं। इसलिए इसका महत्व जो है और भी बढ़ जाता है। इसका जो पहला महत्व है वो यह है कि इससे विस्तृत जनसंख्या जो है का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब प्रश्नावली प्रविधि का सबसे बड़ी जो उपयोगिता होती है वह यह है कि इसकी सहायता से विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए लोगों का अध्ययन जो है वो हम कर सकते हैं आसानी से। किसी अन्य प्रविधि की सहायता से जो है इतने बड़ी विशाल संख्या में लोगों से तथ्यों का संकलन करना संभव नहीं होता। लेकिन प्रश्नावली वो प्रविधि है जिसके माध्यम से हम बिखरे हुए क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों का अगर हम
बड़े क्षेत्र से हमें डाटा कलेक्शन करना है, तथ्यों का संकलन करना है, तो इस प्रविधि का यूज़ करके हम कर सकते हैं। और इसमें जो है वो समय, खर्च, सब कुछ जो है वो कम लगता है, क्योंकि इसमें इस प्रविधि के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को सूचना अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग जो आयोजन करने पड़ते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और इससे हम उसका समय और पैसा दोनों जो है वो बचता है। और एक विशाल क्षेत्र में जो है फैले हुए जो तथ्य है उसको संकलित करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस पहला जो इसकी विशेषता है वो यह है कि इससे विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन हम कर सकते हैं, विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो यह है कि इसमें निम्नतम व्यय जो है वो खर्च होता है, जो मिनिमम एक्सपेंस इसमें लगता है। कैसे? क्योंकि प्रश्नावली जो प्रविधि है उसको क्या है कि हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं अपने अध्ययन कार्य में, तो इसमें आने वाला जो व्यय होता है कम होता है, क्योंकि इसमें एक बार जब हम इसको टाइप करवाते हैं और भेज देते हैं सूचनादाता के पास, तो उसी में खर्च लगता है। बाकी की अलग जो प्रविधियां होती हैं, इस प्रविधि के अंतर्गत केवल जो है प्रश्नावली को छपवाने या सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजने में जो खर्च होता है वही लगता है, जो अधिक नहीं होता है। लेकिन अन्य प्रविधियों में क्या होता है कि अध्ययन के क्षेत्र में अगर वृद्धि होती है तो उसका खर्च भी बढ़ जाता है, और इसकी अनुपात में जो प्रश्नावली में जो खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है, उसकी वृद्धि कम होती है। तो दूसरा जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता या महत्व है कि इसमें निम्न खर्च मतलब मिनिमम एक्सपेंस जो है लगता है अदर देन और भी जो टेक्निक्स हैं उसके। तीसरा जो इसकी महत्वपूर्ण इसकी महत्ता है, विशेषता है या गुण है, वह यह है कि सूचनाओं का शीघ्र जो है हम सूचनाओं को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी प्राप्त कर लेते हैं इसको। तो ये कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है, प्रश्नावली विधि के द्वारा जो सूचनाओं को हम कम से कम समय में के अंदर प्राप्त करना संभव होता है। इसका कारण यह है कि इस प्रविधि में प्रश्नावली को छपवाकर हम एक साथ उन्हें बहुत सारे सूचनादाताओं के पास भेज देते हैं, और साधारणतः कुछ दिनों के अंदर जो है वो व्यक्ति जो सूचनादाता होता है वो भर के इसे वापस कर देता है, और कुछ दिनों के अंदर ही हमें जो है वो सूचनाएं जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो और भी प्रविधियां हैं शोध में, जो और भी जो प्रविधियां यूज की जाती हैं, जैसे कि अनुसूची है, साक्षात्कार है, तो इसमें इन प्रविधियों में जो है अनुसंधानकर्ता को एक सूचनादाता के पास व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है, सूचना एकत्रित करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र का विस्तार जैसे जैसे अगर होता है, अगर बड़ा हो गया तो उसके लिए उसमें भी खर्च लगते हैं और समय में वृद्धि हो जाती है। लेकिन प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि नहीं होती है जिसमें इतना टाइम लगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रश्नावली के उत्तर जो है वो सहित लौटाने में जितना समय लगता है वह कई गुना इससे अधिक जो है वो प्रश्नावली के भर कर लौटाने में लगता है। मतलब जितना हम घूम घूम कर लोगों से जो अनुसूची के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से जो हम सूचनाएं लोगों से लेते हैं उसमें जितना टाइम लगता है, उससे कम टाइम जो लगता है वो प्रश्नावली के माध्यम से लगता है, क्योंकि प्रश्नावली को हम बना के और डाक के द्वारा भेज देते हैं, और जो सूचनादाता होता है वो कुछ दिनों के अंदर जो है उसको वापस भेज देता है। तो इससे क्या है कि सूचना जो है हमें थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाता है। चौथा जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि सूचना को बार बार प्राप्त करने में सुविधा होती है। अगर एक ही सूचना को हमें फिर से जानना है किसी विषय के संबंध में, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जिसमें सूचनादाता से एक निश्चित समय के बाद भी कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि पारिवारिक कोई समस्या है या पारिवारिक बजट है, तो उससे संबंधित कुछ आंकड़े हमें लेने हैं तो हमें बार बार भेजना पड़ता है। तो ऐसे समय जो ऐसे समस्त अनुसंधानों में जो प्रश्नावली प्रविधि है वो सबसे अच्छी प्रविधि रहती है, क्योंकि इसमें लागत बहुत ही कम लगता है।
अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि विशेषता कहें या महत्व कहें या गुण कहें, तो वो है कि ये स्वतंत्र और प्रामाणिक सूचना इससे मिलती है। तो कैसे स्वतंत्र और प्रामाणिक है? फ्री एंड वैलिड इंफॉर्मेशन। तो प्रश्नावली प्रविधि से एक और लाभ यह होता है कि इसमें सूचनादाता को सूचना देने के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अनुसूची आदि में क्या होता है? अनुसूची आदि में जो साक्षात अनुसूची हो या साक्षात्कार हो, उसमें जो है वो अनुसंधान करदा जो है वो सामने खड़ा होता है, सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने होता है। तो इसकी उपस्थिति के कारण जो है कभी कभी जो होता है, जो नेचुरल जो आंसर होना चाहिए, सूचना देना चाहिए, वो सूचना वो नहीं दे पाता है, और इसके कारण से जो हमें सूचना चाहिए होती है वो सही ढंग से नहीं मिल पाती। लेकिन प्रश्नावली में ऐसी बात नहीं होती है। प्रश्नावली चूँकि डाक के द्वारा भेजी जाती है, तो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए, और इससे जो है वो प्रामाणिक जो है वो सूचनाएं जो है वो से हमको इस तरह से मिल जाती है, और किसी भी तरह की पक्षपात होने की संभावना जो है प्रश्नावली के अंतर्गत नहीं होती है, बाकी जैसा कि बाकी अन्य प्रविधियों में देखने को मिलता है। अगली जो इसका अगला जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो है कि ये बहुत ही इजी होता है, सुगमता होता है, कन्वीनियंट है उसको करने में। तो कैसे है? प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत सूचनाओं को एकत्रित करना जो है वो सरल है, क्योंकि अनुसंधान कर्ता को अधिक परिश्रम, धन तथा समय नहीं देना पड़ता, और साथ ही सूचनादाता को अपनी सुविधा और रुचि के अनुकूल समय पर प्रश्नों के उत्तर को लिखने की सुविधा प्राप्त होता है, और उसे अनुसंधानकर्ता के सामने एक निश्चित समय में बैठकर जो है उत्तर भरवाने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। देखिए, इसमें क्या है कि आसान इसलिए है क्योंकि जो हम सूचना भेजते हैं, सूचना अगर हम लेते हैं किसी से, सूचनादाता से, तो हम इसमें क्या करते हैं कि बहुत परिश्रम और मेहनत नहीं लगता। हम डाक के द्वारा भेज देते हैं, वो व्यक्ति अपनी कन्वीनियंट के अनुसार जो है वो उसको भर के भेज देता है। लेकिन जो अन्य प्रविधियाँ जो यूज होती हैं, जैसे कि शेड्यूल है, जैसे कि इंटरव्यू है, उसमें क्या है, एक विशेष प्रायोजन की आवश्यकता पड़ती है, एक टाइम लेना पड़ता है, बैठ के उसके आंसर्स को खुद भरना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें मुश्किल होती है। और इसके बाद जो इसकी अलग और जो विशेषता है वह यह है कि यह स्वप्रशासित होता है, मतलब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, मतलब जो प्रशासित होता है खुद पर। मतलब प्रश्नावली जो प्रविधि है उसके अंतर्गत जो है उल्लेखनीय इसकी उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को ना तो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होना पड़ता है, और ना ही कार्यकर्ता के संगठन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें उस संगठन में अपने दिमाग को उलझाना पड़ता है। इसमें तो प्रश्नावली को छपवाकर डाक के द्वारा भेज देते हैं, और भेजने के बाद सूचना दाता से जो है वो फिर से उसके उत्तर जो है वो हम संग्रहित कर लेते हैं, वो ठीक पते पर भेज देते हैं, और फिर वह जब आंसर भर लेता है तो वो फिर वापस हमें कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रश्नावली जो प्रविधि है एक स्वयं संगठित और स्वप्रशासित होती है, व्यवस्था होती है। तो ये कुछ इसके महत्व थे, इसकी विशेषताएं थी, या इसके जो गुण हैं वो थे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं प्रश्नावली के। तो प्रश्नावली जो प्रविधि है एक बहुत ही अत्यंत उपयोगी प्रविधि है, और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें कोई दोष नहीं है। इतनी सारी इसमें मेरिट्स होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इसमें कमियां हैं, सीमाएं हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और वो क्या है। तो उसमें जो पहला जो कमी कहिए या उसकी सीमाएं कहिए वो ये है कि इसमें प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन जो होता है वो संभव नहीं हो पाता है। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन जो सैम्पलिंग होती है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग जो होती है,
इसमें पॉसिबल जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं होता। ये क्या होता है, तो इसमें प्रश्नावली प्रविधि की सबसे बड़ी जो कमी होती है यह है कि इसके अंतर्गत जो है, जो हम निदर्शन जो सैम्पलिंग करते हैं उसमें प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शनों का चुनाव जो है करना हम चुनाव नहीं कर पाते हैं या नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका प्रयोग केवल क्या होता है, शिक्षित लोगों पर हम करते हैं। शिक्षित व्यक्ति ही इसमें सूचना देते हैं या उन्हीं से सूचना प्राप्त की जाती है। तो एक अनपढ़ लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें तो नहीं मिल पाता। और अधिकांश सामाजिक अनुसंधान जो है में शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के जो है लोगों से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और ये जो इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो होता है, ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें प्रश्नावली के माध्यम से जो है प्रतिनिधित्व निदर्शन की जो है निदर्शन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये इसकी एक कमी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो कमी इसको कहें या इसकी जो सीमा या अवगुण कहें, वह यह है कि इससे अपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मिलता है। क्यों, कैसे मिलता है कि प्रश्नावली को जब हम भरने में प्रायः जो सूचना दाता जो होता है अधिक दिलचस्पी नहीं देता है। आपने उसको भेजा, उसको भी भर के भेजना है, तो इसलिए वह क्योंकि वो सोचता है कि इससे मुझे कोई तो फ़ायदा है नहीं, बस एक उसको लगता है कि ये टाइम पास है, तो बहुत इंटरेस्टेड भी उतना नहीं होता है। लेकिन चूंकि आपने भेजा है इसलिए वह जो जल्दी जल्दी जो उसको समझ में आता है वो भर देता है और भर के भेज देता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली पूरे फॉर्म को प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी ठीक से नहीं देता है। तो इसलिए कुछ जो विद्वान हैं वो उनका ये मानना है कि यह जो है एक अपूर्ण सूचना इससे मिलती है या प्राप्त होती है। और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह जो है एक इसका अवगुण है कि इससे अपूर्ण सूचना मिलती है। और इसकी जो तीसरी जो सीमा है वह यह है कि इसका प्रति उत्तर प्राप्ति की समस्या, जो प्रति उत्तर जो व्यक्ति देता है, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स क्या है? तो प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स इसमें प्रायः क्या होता है कि देखा जाता है कि पत्र के द्वारा कई बार याद दिलाने के बाद भी याद दिलाने पर भी भेजी गई प्रश्नावली में कम संख्या में प्रश्नों का उत्तर जो है वो देकर व्यक्ति लौटा देता है। तो इसके फलस्वरूप जो है समस्या पैदा यह होती है कि उत्तर पाने वाले के लिए पत्र लिखने के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं है कि वो कम है, ज़्यादा है या फिर दोबारा से उसको भेजना पड़ता है। तो इस तरह से जो प्रोफेसर राव हैं उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आय संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए कई हजार प्रश्नावलियाँ भेजी, परंतु अनुगामी पत्रों के पश्चात भी बहुत सी प्रश्नावलियाँ जो है वो वापस जो है वो नहीं आती हैं या नहीं दी जाती हैं। तो इसकी जो तीसरी जो महत्वपूर्ण जो कमी है वह यह है कि इससे जो प्रत्युत्तर जो है उसको प्राप्त करने में ये समस्या होती है। प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स की समस्या जो है इसमें पाई जाती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और उसको भर के भेजने में जल्दी नहीं भेजते, या भेजते भी हैं तो अधूरा भेजते हैं, पूरा नहीं भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अनुसंधान करता होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो रिक्वेस्ट करके दोबारा से पत्र लिखकर रिक्वेस्ट कर सकता है फुल भरने के लिए। लेकिन दूसरी पद्धतियों में क्या होता है कि चूँकि व्यक्ति खुद होता है तो वह पूछ पूछ कर एक प्रश्न का उत्तर भर लेता है। तो इससे जो है ये समस्या जो है हमको प्रश्नावली के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगली जो इसकी जो इसमें अवगुण है या सीमा है इसकी, वह यह है कि इसमें भावनात्मक प्रेरणा का अभाव होता है। जो लैक ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन जो होता है उसकी कमी होती है। इसमें भावात्मक प्रेरणा का अभाव होता है। प्रश्नावली प्रविधि में प्रश्नावली जो सूचना जो अध्ययन करता होता है या अनुसंधान करता होता है सूचनादाता से बहुत दूर होता है। तो दूर होने की वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो अनुसंधान करता अपने व्यक्तित्व प्रभाव के द्वारा सूचनादाता को वास्तविक तथ्यों को प्रकट करने के लिए भावनात्मक जो प्रेरणा नहीं दे पाता है।
जैसे कि अन्य प्रविधियों में हमने देखा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का असर होता है, वो उसके साथ रहता है तो उसका एक भावात्मक अटैचमेंट होता है, जिसके भी मोटिवेट होकर व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देता है। तो वो सारी बातों का यहाँ इस प्रश्नावली में जो होता है इनके माध्यम से जब हम तथ्यों का संग्रह करते हैं तो वो उसका अभाव पाया जाता है। तो ये भी इसके लिए एक समस्या है, एक बाधा है और इसकी एक सीमा है कि इसमें जो है भावात्मक प्रेरणा का अभाव होता है। और इस तरह से इसका परिणाम यह होता है कि प्रश्नावली के द्वारा अपूर्ण तथा अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है या अधिक होती है। इसकी अगली जो सीमा है वह यह है कि उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव। जब सूचनादाता भरता है उसको तो उसमें जो है अनुसंधानकर्ता जो होता है किसी तरह की उसको मदद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वह उससे दूर होता है। प्रश्नावलियों में केवल इस प्रकार के प्रश्न शायद ही सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें कि सभी उत्तरदाता जो हैं वो सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक और सही तौर पे समझ लें। ऐसा बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें कि कोई ना कोई उत्तरदाता ठीक से नहीं समझ पाता है। तो वैसी इस अवस्था में क्या होता है, सूचना पाने के लिए आवश्यक है कि उन प्रश्नों को सही तौर पे वह उसे कोई समझा दे या समझ जाए। क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर जो है व्यक्ति वो दूसरा कुछ भी समझ सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वह बहुत बार वो कॉलम को छोड़ देता है, उस प्रश्न को छोड़ देता है। और इस प्रकार क्या होता है, कोई भी सहायता अनुसंधानकर्ता से उत्तरदाता को प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत नहीं मिल पाती और इसके कारण वह क्या करता है कि उत्तर गलत दे दिया जाता है, गलत लिख देता है अथवा नहीं समझने के कारण से वह प्रश्नों को यूं ही खाली छोड़ देता है। तो ये भी एक समस्या होती है। बाकी अन्य प्रविधियों में चूँकि अनुसंधानकर्ता सामने होता है, चाहे वो साक्षात्कार हो प्रविधि हो या अनुसूची प्रविधि हो, इन सब में वो व्यक्ति जो होता है अनुसंधानकर्ता जो होता है सामने होता है। तो ये जो है प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है कि अगली जो इसकी सीमा है कि जो सार्वभौमिक प्रश्न हैं, प्रश्नों का जो निर्माण जो होता है, जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं उनका जो निर्माण होता है तो वो इसमें असंभव होता है प्रश्नावली के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म क्वेश्चन जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म क्वेश्चंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, प्रश्नावली में अनुसूची की भांति जो है ऐसे प्रमाणिक या सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण संभव नहीं होता जो प्रत्येक प्रकार के समूह, संस्कृति, प्रतिमान में पलने वाले लोगों तथा सभी आर्थिक सामाजिक स्तर पर लोगों के लिए प्रयुक्त हो। मतलब इसका परिणाम यह होता है कि अलग अलग जो आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समूह के लोग हैं, एक ही तरह के प्रश्न जो है वो उनको मिलता है या वो देखते हैं और उसका अलग अलग अर्थ लिखते हैं। क्योंकि इसमें हम एक ही तरह के सेम प्रश्न देते हैं लोगों को, चाहे वो किसी से अलग संस्कृति के भी हों, अगर उनसे सेम मेल नहीं खाता तब भी हम उनको भी वही प्रश्न देते हैं और जिनसे मेल खाता है उनको भी वही प्रश्न देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें जो डिफरेंसेस जो है वो आंसर को देखने में मिलता है। तो यह भी इसकी प्रश्नावली में एक बाधा है, एक समस्या है होती है। इसके बाद है अगली जो इसकी जो सीमा है वह है कि खराब लेख, बैड हैंडराइटिंग की जो प्रॉब्लम होती है। देखिए इसमें हम लोग भेज तो देते हैं उसको टाइपिंग फॉर्म में, लेकिन वो जो है वो अपनी राइटिंग्स में लिख कर भेजता है। तो बहुत बार तो अच्छी राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में जो है सूचनादाता जो जल्दीबाजी में लिखता है जिससे कि राइटिंग ख़राब हो जाती है और उसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक अनुसंधानकर्ता को। और या तो फिर वह उसमें ओवर राइटिंग या काट कर गलत कुछ और लिखता है। तो इस तरह की जो समस्या जो होती है दिखाई देती है, जिसके कारण से अस्पष्ट सूचना जो है वो हमें ज्ञात हो पाती है और इसके कारण यह जो है प्रविधि उपयोगी जो है वो सिद्ध नहीं हो पाती है। इसके बाद जो अगली इसकी सीमा है वो है कि गहन अध्ययन जो है संभव, मतलब इससे जो है गहन अध्ययन करना जो है वो असंभव है। कैसे है कि प्रश्नावली प्रविधि जो है, प्रविधि का उपयोग साधारणतः
अध्ययन हेतु समस्याओं से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। यदि किसी गहन समस्या का अध्ययन करना है तो कुछ समय तक निरंतर अध्ययन करने के लिए यह प्रविधि जो है वो प्रायः अनुपयुक्त सिद्ध होती है। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त तथ्य केवल कुछ छोटे मोटे तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक हो सकती है और प्रश्नावली में भरने में 1 से आधा घंटा का समय लगता है। इतने कम समय में गहन अध्ययन और विस्तृत अध्ययन जो है अगर किसी सब्जेक्ट पे करना है तो उसकी आशा नहीं की जाती। तो इस तरह से प्रश्नावली के अंतर्गत जो है वो किसी जो गहन समस्या है, गहन अध्ययन है, उसका अध्ययन करना पॉसिबल जो है वो नहीं हो पाता है। तो लाभ और इससे क्या होता है कि प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार के द्वारा कोई व्यक्ति के विचारों, मनोभावों, मूल्यों तथा उसके आंतरिक जीवन की गहराई को तक जिस भांति मतलब समझना संभव हो पाता है, वैसे प्रश्नावली के माध्यम से, इस प्रविधि के माध्यम से संभव नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरव्यू में भी हम जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी अगर हम जाते हैं, प्रविधि का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम व्यक्ति के हाव भाव, उसके विचार, उसके सब चीज़ें काफ़ी उसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उसके सोच के बारे में हम पता कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली के माध्यम से जो है, जो गहन अध्ययन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक तरह से यह इसकी कमी के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं थी। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं होने के बावजूद भी इसकी बहुत उपयोगिता है रिसर्च में, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रविधि है, एक जो टेक्निक्स है प्राथमिक जो तथ्यों हैं उनको संकलन करने के लिए। और इसका जो है वो यूज जो है ज़्यादातर जो है लोग जो शोधकर्ता होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, वो प्राथमिक तथ्यों को संग्रह करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिसर्च में इसका जो महत्व है काफ़ी अधिक है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के जो प्रश्नों को लिखा जाता है, उससे अलग अलग तरह की जानकारियाँ जो हैं हम एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसके अंतर्गत इससे जो है हम शिक्षित लोगों या बड़े क्षेत्र का अध्ययन हम कर सकते हैं, और इसमें समय जो है और व्यय है वो भी बहुत कम लगता है, और इस कम समय में हमें ज़्यादा सूचनाएं मिल जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और चूँकि यह पढ़े लिखे लोगों के पास भेजी जाती हैं, तो आंसर जो है, जो चीज़ हम पूछते हैं क्वेश्चन, शायद उसका जवाब वो सही ढंग से समझकर दे सकते हैं, और जो हमारे तथ्यों को या हमारे रिसर्च को जो है वो व्यवहारिकता प्रदान करने में एक हेल्प करते हैं। तो ये था क्वेश्चनर के अंतर्गत ये जो क्वेश्चनर जो हमने पढ़ा, प्रश्नावली जो हमने पढ़ी, तो उसके गुण थे या महत्व जिसको बोलें, और इसकी कुछ जो सीमाएं थी उसको हमने देखा। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न है आपके पास, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्न दे दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।